नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा अभी हो गई है। भारत सरकार में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, उनके तरफ से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है, क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हुई है वही उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। 400 वोट से एनडीए आगे है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं किसी भी प्रकार का क्रॉस वोटिंग हो, इधर हो उधर हो, फिर भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन करके आएंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। लेकिन लेकिन माननीय धनखड़ साहब ने एक विशेष दरवाजा बंद कर दिया। अपना नहीं, अपने दरवाजे को तो उन्होंने जो बंद किया, उस पर जो उनकी चुप्पी है, लोग इंतजार कर रहे थे कि संभवतः 18-19 तारीख के बाद उनकी चुप्पी टूटेगी। 19 तारीख भी अब खत्म होने वाला है, बल्कि खत्म हो ही गया है। आप शाम के वक्त में हैं, आप 3 बजे के बाद आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। तो 19 अगस्त का भी वक्त लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक माननीय धनखड़ साहब की कोई चुप्पी टूटी नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, और किसके दरवाजे बंद कर दिए? क्या सिर्फ अपने, या अन्य लोगों के भी दरवाजे बंद कर दिए? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हैं और चुप्पी साधी हुई है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, जिनके ऊपर की भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करना पड़ता था। कई बार तो मजबूरी होती थी और कई बार लोग आस्था दिखाते थे, श्रद्धा दिखाते थे बीजेपी के आइडियोलॉजी में, पार्टी के विचारधारा में। तो पार्टी को लगता था कि ये हमारे अपने हैं, और ये कह करके वो उनके अपने हो भी जाते थे। मुझे याद है कि मैंने एक दफा ये सवाल देश के बड़े विद्वान और वर्तमान में 2 राज्यों के, एक राज्य के तो गवर्नर रहे वो केरल के, आजकल वो बिहार के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब। मैं मेरी बहुत अच्छी पटती है उनसे। उन्हें मैं बहुत बड़ा स्कॉलर मानता हूं, और खास तौर से इस्लामिक टेक्स्ट बुक के तो स्कॉलर हैं ही, वो सनातनी टेक्स्ट बुक के भी स्कॉलर हैं। सनातनी धर्म ग्रंथों, टेक्स्ट बुक कहना ठीक नहीं होगा, सनातनी धर्म ग्रंथों के साथ साथ इस्लामिक धर्म ग्रंथों के भी बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपका नाम राष्ट्रपति के लिए चल सकता है? उन्होंने कहा हाँ, चल सकता है, लेकिन शायद कुछ दुविधा होगी और मैं उस दुविधा में पार्टी को नहीं डालना चाहता। तो मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, पार्टी इस पर विचार करे, पार्टी अगर कहेगी तो हम देखेंगे, लेकिन पार्टी अगर नहीं भी विचार करती है तो मैं पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए दुविधा में नहीं देखना चाहता हूं, या मैं पार्टी के ऊपर कोई शंका नहीं रखूंगा। मैंने कहा कि आप इतना खुल करके बोलते हैं, आप बोल रहे हैं ये बात? बोला बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं पार्टी पर कोई शंका नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा साहब? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं पार्टी में इतने वर्षों से हूं और मैंने एक प्रकार से अध्ययन के लिए अपने आप को अलग किया था, और अब मैं अध्ययन कर चुका हूं। और मुझे लगता है कि मुझे वैसे तो अध्ययन की कोई सीमा नहीं है, आप जीवन पर्यंत अध्ययन ही करते रहते हैं,
लेकिन मैंने 10-12 वर्ष तक लगातार काफ़ी अध्ययन किया है और अब अगर पार्टी हमें कोई ज़िम्मेदारी सौंपेगी, तो हम उसको ज़रूर सौहर्ष स्वीकार करेंगे और अपने हिसाब से उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। तो मैंने लगे हाथ मैंने ये सवाल कर दिया कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी हमें नहीं बनाती है, तो मैं पार्टी की आलोचना करने लगूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी हमें छोटा से छोटा काम भी देगी, तो भी मैं करूँगा, बड़ा काम देगी, तो भी मैं करूँगा। मेरे नज़र में कोई छोटा काम नहीं है और मेरे नज़र में कोई छोटा पोस्ट नहीं है। तो जो भी मुझे पार्टी देगी, मैं करूँगा। अब ये जो साफ़गोई थी आरिफ मोहम्मद खान की, वो उस तरफ इशारा कर रही थी मित्रों, जब जब आप अलग आइडियोलॉजी से ट्रैवल करते हुए एक दूसरी आइडियोलॉजी में आते हैं और वहां आप रचते हैं, बसते हैं, परिपक्व होते हैं, नई विचारधारा में आप फ्लरिश होते हैं, तो बहुत सारी शंकाएं लोगों के ज़हन में रहती है। बहुत सारे उम्मीदें भी रहती हैं, शंकाएं भी रहती हैं। तो फिर उसी तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये जो शंका है और ये जो उम्मीदें हैं, ये दोनों को मैं साध करके चल रहा हूं। बहुत सारी जो उम्मीदें हैं पार्टी को हमसे, मैं उस पर उतरने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे मन में जो शंका है, पार्टी के मन में जो शंका है, हमारे समर्थकों के मन में जो शंका है, देश के आम लोगों के मन में जो शंका है, उन सबको साधने की जिम्मेदारी मेरी ही है। पार्टी की बाद में आती है, मेरी जिम्मेदारी पहले है। और जो उम्मीदें हैं सबकी, उनको भी साधने की जिम्मेदारी मेरी है। वो इशारा कर रहे थे कि देखिए मैं कभी खुद कुछ पाने के लिए कहीं कुछ गया नहीं, कहीं किसी किसी संगठन में मैं नहीं गया हूं। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 35 वर्ष मेरी आयु थी जब मैं राजीव गांधी की कैबिनेट को एक प्रकार से लात मार करके, छोड़ करके, इस्तीफा दे करके मैं बाहर हुआ था। और मुझे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने समझाया कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। अभी आपकी बहुत लंबी यात्रा है राजनीति में और आप इतने युवा होकर के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं इस पद को? भूल जाइए, राजनीति में यही सारी बातें होती हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान अपने उसूलों पर, अपने आदर्श विचारों पर और विचारधारा पर उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं, उन्होंने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था आप सबको मालूम है। साहबानो केस को लेकर के अदालत ने फैसला किया था कि जो 70 वर्ष की बूढ़ी महिला है, उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और उसको, उस आदेश को पार्लियामेंट ने उलट दिया। और वो क्लर्जी के कहने पे, मौलानाओं के कहने पे, कट्टरपंथियों के कहने पे राजीव गांधी कट्टरपंथियों के सामने समर्पण कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग थे कांग्रेसी जो अपीजमेंट, एक कट्टरपंथी विचार को समर्थन करने के लिए उन्होंने इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और कहा कि हम उस पार्लियामेंट ने अलग कानून बना दिया और शरीयत की बात चली। इसी विचार पर आप एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर, मैं जब भी उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं अपने को मुस्लिम का प्रतिनिधि नहीं मानता हूं। मैं प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं मुसलमानों का, क्योंकि मैं जिस इलाके से जीत करके संसद पहुंचा था वहां 8% मुसलमान है। तो 8% वोट से मैं जीत करके नहीं आया हूं। अगर मैं 100% भी मुसलमान वोट दे देते हैं, तब भी मैं 8% के जीत से यहां पर नहीं पहुंचा हूं। मुझे जिताया हिंदुओं ने है और मैं वहां से जिता करके भेजा हिंदुओं ने और मैं यहां आकर के मुसलमान बन जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। ये है आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने बहुत खुल करके कहा कि मैं कभी भी हिंदू मुसलमान के नजर से नहीं देखता हूं चीजों को। खैर, अब ये उनका उदारवादी सोच है और बहुत जबरदस्त वो बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े धर्मज्ञ हैं इस मामले में, अपने भी धर्म के को जानते हैं और सनातन को भी जानते हैं और सनातन के तो बहुत अच्छे स्कॉलर माने जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने जो बात कही आरिफ मोहम्मद खान ने कि मैं पार्टी को दुविधा की स्थिति में नहीं रखना चाहता।
मतलब पार्टी को ये हक है कि हमारे ऊपर भरोसा करें, हमारे ऊपर भरोसा ना भी करें। अगर हमारे ऊपर भरोसा ना भी करेंगे, तो भी मैं पार्टी को शंका की निगाह से नहीं देखूँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट माननीय धनखड़ साहब में नहीं थी। अब इसका नुकसान किनको हो रहा है? ऐसे कमिटमेंट वाले व्यक्ति, ऐसे आरिफ मोहम्मद खान, जो कह रहे हैं कि पार्टी हमें देगी तो अच्छा, नहीं देगी तो भी अच्छा। मैं अपने मन से, अपने विचार से, अपनी इच्छा से इस पार्टी में हूं और इस पार्टी की सेवा कर रहा हूं। इस पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कर रहा हूं। ये मेरी चॉइस है। मुझे किसी ने नहीं दबाव दिया है कि आप बीजेपी में रहिए। आप बीजेपी के माध्यम से देश की सेवा कीजिए। मुझे किसी ने नहीं कहा है। मैंने मैंने मेरा ये स्वार्थ है, मेरा ये चॉइस है कि मैं बीजेपी में रहूं और इसके माध्यम से देश की सेवा करूं। ये मेरा निर्णय है, उसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, पार्टी की भूमिका ये जरूर है कि मेरे इस निर्णय के साथ पार्टी खड़ी है कि आप बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कीजिए, उसमें हम आपको मदद करेंगे। ये पार्टी की मदद है। अब पार्टी मुझे कोई पोस्ट दे दे तभी मैं देश की सेवा करूं, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। और इस मामले में मैं बिल्कुल निर्लिप्त भाव से सोचता हूं और वही मेरे सेहत का राज भी है। इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है और ना ही बहुत अनुराग है। मैं अनुराग, द्वेष से अनुराग मतलब अपने देशवासियों से अनुराग है, देशवासियों से प्रेम है, पार्टी से प्रेम है, संगठन से प्रेम है, उनके बारे में अच्छा सोचता हूं, अच्छा काम करता हूं, दैट्स इट। मुझे मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। तो ये विचार, ये उनका कमिटमेंट था। इस तरह की बातों की जहां तक होगी बात, तो ऐसे बात करने वाले बहुत मिल जाएंगे। धनखड़ भी कुछ इसी प्रकार से दिखाते थे, लेकिन धनखड़ संदेह की पोटली बन गए, शंका की पोटली बन गए, शंका की बोरी बन गए। पोटली छोड़ दीजिए, बोरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। और धनखड़ ने वो विश्वास तोड़ दिया। मैंने आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र इसलिए किया, एक एक दूसरे संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति, धनखड़ तो सनातनी है, हिंदू हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम है और उसके बाद बीजेपी में है। और मैंने चूंकि उनसे खुद ये सवाल पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड था, अभी मैं जिक्र कर रहा हूं, तो उन्होंने ये बात कही थी। और तब वो गवर्नर नहीं बने थे केरल के, और फिर आज जाकर के बिहार के गवर्नर बने हैं। गवर्नर बनने के बाद मैं बहुत कम मिलता जुलता हूं, कभी कभार मेरी बात होती है, लेकिन मैंने जब उनसे ये पूछा था तो उनका ये दृष्टिकोण था, स्पष्ट थे। आज उनके ऊपर पार्टी कोई संदेह नहीं कर रही है, लेकिन धनखड़ ने जो गलती की, वो एक ऐसा बीज बो गया है शंका का, जिसका पेड़ फलेगा फूलेगा ही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर और कांग्रेस के भी अंदर, हर राजनीतिक पार्टी के अंदर ये फलेगा फूलेगा कि बाहर से जो कोई भी लोग हमारी पार्टी में, हमारी संस्था में आते हैं, उनकी लॉयल्टी संदेह के घेरे में रहेगी। दो पात्र ने ऐसा काम किया है और दोनों पात्र संयोगवश एक ही कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उसका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी जाट थे, ये भी जाट है। सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़, दोनों ने पार्टी के प्रति जो अपनी लॉयल्टी होनी चाहिए, उस पर संदेह खड़ा कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धनखड़ ने वो गलती कर दी कि अब जो कोई भी पार्टी में दूसरे विचारधारा से आए हैं या दूसरे संगठन से आए हैं, उनके ऊपर एक अघोषित, आप समझिए, शंका की सुई लटक गई। पहले भी थी, लेकिन अब इस पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा। जिसको कि आरिफ मोहम्मद खान काट रहे हैं और कह रहे हैं कि यही जो शंका की सुई है, यही जो शंका की अवस्था है, इस अवस्था में मैं पार्टी को नहीं लाना चाहता और उसके लिए मैं ही वो काम कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि जिसके ऊपर शंका हो सकती है, वो अपने तरफ से शंका की स्थिति उत्पन्न करने ही ना दे। मतलब वो कोई डिमांडिंग रहे ही नहीं, वो कुछ भी ना मांगे अपने तरफ से। मेरी कोई इच्छा नहीं है,
आप देते हैं तो आप समझिए, मैं कर दूंगा काम। अगर आप नहीं देते हैं, बहुत अच्छी बात है। देते हैं तो मैं आपका काम ईमानदारी से करूंगा। इस तरह के भाव वाले व्यक्तित्व ही अब बाहर से जो आए हैं पार्टी में, वही फलेंगे फूलेंगे। बहुत मुश्किल हो गया, डगर बहुत मुश्किल कर दी जगदीप धनखड़ ने उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हैं, मतलब अन्य संगठन से आए हैं, अन्य पार्टी से आए हैं, अन्य विचार से आए हैं। कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे लोग गए हैं। अभी तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न्यू मॉडल ऑफ कांग्रेस है, इसलिए क्योंकि कांग्रेसी बड़ी संख्या में बीजेपी में है। तो अब लेकिन उनके ऊपर शंका हो गई है, मंत्री हैं, संतरी है। अभी आप देखिए, एक शख्स हैं चिराग पासवान, वो मिल जाते हैं, साथ आ जाते हैं, पार्टी में नहीं आते हैं, अलायंस में हैं, अपना लाभ करते हैं, और फिर जब धोखा देने की बारी आती है तो वो दिखाने लगते हैं अपनी ताकत। लेकिन इस बार उनको आटा दाल का भाव पता चल गया है। अब उनको लगने लगा है कि ये जो ब्लैकमेलिंग की जो टैक्टिक्स है वो चलेगी नहीं, अब उस टैक्टिक्स से कुछ काम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। मित्रों, धनखड़ ने ऐसे लोगों के दरवाजे बंद कर दिए जो अन्य पार्टियों से, अन्य संगठन से, अन्य विचारों से भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। उनके ऊपर शंका की सुई लटकी हुई है। अब उनको कोई पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? सीपी चंद्रशेखरन की घोषणा से भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया कि साहब अब नहीं, अब हम वो लोग वो गलती करने वाले नहीं है। हालांकि अभी एक और उन्होंने काम किया है, जब अपने अलाय के एक व्यक्ति को उन्होंने अभी ज्वाइन करवाया है, गवर्नर बनाया है गोवा का, जो टीडीपी के हैं, और उनको उन्होंने गवर्नर बनाया है। लेकिन ठीक है, उनके कोटे में उन्होंने गवर्नर बना दिया है, लेकिन अपनी पार्टी में वो नहीं है। उनके कोटे से एक बना दिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो बीजेपी में कोई टीडीपी से आए हो, उनको गवर्नर बना दिया हो, ऐसा अभी अब शायद वो गलती नहीं करने वाले हैं। सीपी चंद्रशेखरन की घोषणा ने ये साबित, सीपी चंद्रशेखरन मास्टर स्ट्रोक किया है, और इस अपॉइंटमेंट में आप मान के चलिए कि संघ की सुनी गई है। मोदी और शाह की बातचीत पक्की हो गई है, और मोदी और शाह इस बिंदु पर एकमत हो गए हैं कि हमें अब अपनी विचारधारा वाले लोग, ऐसे ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है जो हमारे प्रति समर्पित हैं, हमें धोखा देने का नहीं सोचते हैं, और उसमें हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। इतना सही मास्टर स्ट्रोक चला है संघ और भारतीय जनता पार्टी ने सीपी चंद्रशेखरन के नाम की घोषणा करके, मित्रों, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तमिलनाडु में चुनाव होना है। बीजेपी की बहुत चिर प्रतीक्षित तमन्ना है कि तमिलनाडु में किसी एक कोने में कुछ तो कमल खिले। कर्नाटक में कमल खिला चुके हैं, आंध्रा में भी अच्छी खासी पकड़ है, तेलंगाना में पार्टनर इनके खड़े हैं, केरल में भी पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कमल खिलाया है, दो सांसद जीत के आए हैं। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से उनकी इच्छा है कि वहां कमल खिले। बंगाल में वो कमल खिला रहे हैं। बंगाल में मुमकिन है, इस बार जो आ रहे हैं फीडबैक, उससे ऐसा लगता है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और लंबे समय के बाद ये जो तीसरा चौथा टर्म है दीदी का, वो बेहद एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रही है। तो तमिलनाडु में कमल खिलाने के लिए तमिलनाडु का, और वो भी जाति समीकरण में भी भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वो ओबीसी कम्युनिटी के हैं, और बहुत ही मजबूत कम्युनिटी के हैं ओबीसी के। संघ के कर्तव्यनिष्ठ योद्धा रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और
महाराष्ट्र के अभी गवर्नर थे, अब उपराष्ट्रपति बने हैं। ये मास्टर स्ट्रोक है। अब दिक्कत ये है कि वहां एमके स्टालिन क्या इस मुद्दे पर समर्थन करेंगे? करना चाहिए उनको, लेकिन करेंगे नहीं, राजनीति उन्हें करने देगी नहीं। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा लार्जर अपना हृदय दिखाएँ, तो इस मुद्दे पर वो समर्थन कर भी सकते हैं। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी को एमके स्टालिन ने डीएमके के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता है ही नहीं। फार फार अहेड है एनडीए का वोट के मामले में। तो चंद्रशेखरन जी का उपराष्ट्रपति बनना तय है। उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन दो बात साबित हो गई कि संघ और मोदी के बीच में जो विभेद कराने की बात हो रही थी, वो खत्म हो गई है। संघ और मोदी में बहुत पक्की बात हो गई और इस बात पर सहमति हो गई है। उपराष्ट्रपति के नाम के घोषणा के बाद यह भी तय हो गया है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो भी संघ की पृष्ठभूमि का होगा और भारतीय जनता पार्टी का 100% होगा, पूरी तरह से। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर होना ही होना है, संघ की पृष्ठभूमि का होना है, संघ का होगा, ये आप मान लीजिए। इस पर सहमति हो गई है और नरेंद्र मोदी मान गए हैं कि आप जिनको भी बनाना चाहते हैं आप बनाइए। ये जो तकरार की बात हो रही है कि नहीं वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं और संगठन पर वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, नहीं, संघ ने इस बार साफ कह दिया है कि हम संगठन को मजबूत करेंगे। ये नहीं चल सकता है। देखिए एक बात तो तय है, पिछले दिनों में कुछ ऐसे लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं जो उस लायक नहीं है और आपने सिर्फ अपनी पसंद का थोप दिया है। मतलब जिसको आपने चाहा उसको बना दिया। ये ठीक बात नहीं है। आपने कई मुख्यमंत्रियों का अपॉइंटमेंट ऐसे कर दिया। तो इसमें संगठन के जो बड़े नेता हैं, जो कर्मठ नेता हैं, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। राजस्थान के उदाहरण ले लीजिए आप। राजस्थान में चाहे कुछ भी कह लीजिए वसुंधरा राजे को, लेकिन वसुंधरा राजे ही वो नेता थी जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 152 के आंकड़े को क्रॉस कराई थी। उनमें कमियां हो सकती हैं, उनके कमियों की बड़ी आलोचना हो सकती है, लेकिन जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, कमी से कौन अछूता है? तो जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है, तो वसुंधरा के परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस के नेतृत्व में परफॉर्मेंस कोई दोयम दर्जे का नहीं रहा है, लेकिन आपने उनको हाशिए पर ढकेल दिया। ये स्थिति ठीक नहीं है। इसी प्रकार से अन्य जो नेता, जो परफॉर्मर है, आप उनको हाशिए पर ढकेल दिए। कैबिनेट में आपने बहुत सारे ऐसे रिसफल कर दिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम ले लीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन एक समर्पित संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं। एक बार आपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, करीब पहुंच गए आप, उनके नेतृत्व का यह कमाल था। 2-3 सीट से आप पीछे रह गए, आपने उनको फिर खत्म कर दिया। फिर खैर कोई बात नहीं, वो फिर आपने लोकसभा में उनको लड़ाया, फिर वो बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, और जब वो बन करके तैयार हुए कि अब वो दिल्ली को अपना नेतृत्व दे सकते हैं, आपने उनको संट कर दिया, हटा दिया। एक ईमानदार नेता जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, और देखिए दाग तो इतने हैं बाकी लोगों में, उसकी चर्चा अगर करने लगेंगे तो फिर पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसमें कोई दाग नहीं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, समर्पित कार्यकर्ता, संघ की पसंद, हर तरह से कभी कोई इस तरह का उनके ऊपर आंच नहीं आया भ्रष्टाचार का। आप ऐसे व्यक्ति को खत्म कर दिया, तो ये क्या संघ की निगाह में नहीं है? है, है संघ की निगाह में। तो इन सारी बातों पर अभी संघ की बैठक हो रही है और ये चर्चा होगी कि ऐसे लोग जो ईमानदार थे, अच्छी पृष्ठभूमि से थे, बढ़िया काम कर रहे थे, उनसे बढ़िया काम लिया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब में अभी उनमें क्षमता है, अभी तो वो मैच्योर हुए हैं राजनीतिक रूप से। आपने उनको ढकेल दिया हाशिए पे, और एरू गैरू नत्थू खैरू जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं इस नाम पर कि नहीं सबको मौका दे रहे हैं। अरे मौका देने का मतलब ये नहीं है कि इनकॉम्पिटेंट को मौका देना शुरू कर दें। ये आपने किया, ये गलत है।
ये वर्तमान डिस्पेंसेशन से हुआ है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये सब जो कुछ गलतियां हुई हैं, उसको अगर संघ कह रहा है कि हमें करेक्ट करना चाहिए, अब गलतियां हुई किस परिप्रेक्ष्य में हुई, लेकिन हुई। लेकिन अगर उसको हम करेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इस हिसाब से संघ और मोदी में एक सहमति बन गई है और ये सहमति बन गई कि हाँ, हमें 29 के लिए भी तैयारी करनी है और आगे के लिए भी तैयारी करनी है। ये कारवां बढ़ता रहेगा और मोदी एक चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े हैं। मोदी की जितनी भी भूमिका हो सकती है देश को आगे बढ़ाने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में, उसमें मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ दबाव में या कुछ ऐसी बातें हो गई कि दो कुछ कुछ लोगों ने मोदी जी से कुछ काम करवा लिया, तो उस सब पर सहमति संघ के बीच में बन गई है और वो तकरार अब खत्म हो जाएगा और मोदी ने कह दिया है कि नहीं, आप हमारी मातृ संगठन है। लाल किला के प्राचीर से मोदी ने कहा ये बात कि कोई गतिरोध नहीं है, उनकी तारीफ की है। तो ये जब सब चलते रहता है ना कि विरोध हो गया और ऐसे कर दिया, हथियार डाल दिया, ये सब कुछ नहीं है। कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं, बैठ करके उन्होंने आम सहमति बना ली और संघ को उन्होंने एक प्रकार से कहा कि नहीं, आप जो तय करें, हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोगों की भी लेकिन सुन लीजिए, सुनेगी संघ, संघ सुनेगी, संघ कोई दखल भी नहीं करेगा, लेकिन संघ उनको जरूर ये निर्देश देगा कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हमें अपने विचारों पर लौटना पड़ेगा और अच्छे लोगों को संगठन में जगह देनी पड़ेगी। साइकोफेंट कल्चर का अगर हमने शुरुआत कर दिया, तो फिर वही हालत होगी जो कांग्रेस पार्टी की हो रही है। अगर संगठन पर या सरकार पर कुछ ही लोगों का कब्जा रहेगा और ये संदेश चला जाएगा, तो वो पार्टी के हित में नहीं है। कुछ लोगों के हित में तो हो सकता है, कुछ दिन के लिए भी हितैषी हो सकता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो हितकर नहीं होगा और संगठन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जो आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अपने किसी नेता को उभरने ही नहीं दिया। जो उभरा, उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश की। अगर वही कल्चर भारतीय जनता पार्टी में विकसित हो गई कि कुछ लोग तो उभरेंगे और बाकी लोगों को वो हाशिए पर डालते रहेंगे, तो इससे पार्टी कमजोर होगी, संगठन कमजोर होगा। और बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पर चर्चा हो गई है, हो चुकी है। एक सहमति बनी है कि नहीं, संगठन को भी मजबूत करना है, सरकार को भी मजबूत करना है और राष्ट्र को तो अभी इस परिस्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता है। राष्ट्र को एक राष्ट्रवाद ही से नहीं काम चलेगा, हर दृष्टिकोण से राष्ट्र को मजबूत। तो ये भी बैठक हो गई है, लेकिन धनखड़ ने जो कृत्य किया, उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी पार्टी के अंदर और कई सारे लोगों के दरवाजे उन्होंने एक प्रकार से बंद किए हैं। अब ये लोगों पर निर्भर करेगा कि अगर वो किसी पार्टी में आते हैं, तो पार्टी के प्रति जो एलिजेंस है, जो जो लॉयल्टी है, वो किस हद तक वो दिखाते हैं। यही तय करेगा पार्टी में उनकी सुरक्षा और संरक्षा दोनों का भाव। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।